जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स एंड वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर द सीरीज जो हमने पार्ट 1 पहले कर लिया था फंडामेंटल राइट्स का। हमने आर्टिकल 12 से लेकर 24 तक कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग ऑनवर्ड्स एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्टिकल 25. So what does the article 25 says? So basically article 25 says that the freedom of concise and free profession, practice and propagation of religion. आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है, आपका पूरा राइट है आपके पास कि आप क्या रिलीजन चूज करना चाहते हो, कि उसको कैसे करना चाहते हो। तो आपको फ्रीली प्रोपोगेट करने का एक राइट देता है। देन फ्रीडम ऑफ कंसाइज इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू मॉल द रिलेशन विद द गॉड। अब वो भगवान के साथ वो रिश्ता अपने किस तरीके से कैसे बनाना चाहता है, उसकी पूरी फ्रीडम है उसके पास। नाउ देयर इज द राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस इज बेसिकली मीन्स द डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन बिलीफ एंड फेथ ओपनली। वो अपने रिलीजन का बिलीफ और फेथ को ओपनली सबके सामने रख सकता है, जो उसके फेथ है, जो बिलीफ है उसके। ओके। ना परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप रिचुअल एंड सेरेमनी, जो आपके कल्चर का रिचुअल है, जो आपके सेरेमनीज होती हैं, जैसे जो भी टाइप की सेरेमनी है, हर फंक्शन की एक सेरेमनी होती है अपने हर ओकेजन की। तो वो करने का पूरा राइट है आपके पास। राइट टू प्रोपगेट ट्रांसमिशन एंड डिससेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजन बिलीफ अदर्स। However, this doesn't include the right to forcibly convert. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, अपने धर्म के बारे में बात बता रहे हो, अपने सेरेमनीज के बारे में बता रहे हो, तो आप किसी और को फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए बोलो कि आप भी इस रिलीजन में आओ, या अपने थॉट्स आप किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हो। दिस इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ दिस थिंग। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई एलियन का कोई भी उसका रिलीजन है और जो हमारे कंट्री में नहीं है तो हम उसका डिसरिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सबको एक लेके चलेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डोमिनेशन हैज द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के मैटर में जो भी उसके अफेयर्स होंगे वो अपना मैनेज कर सकते हैं। एंड ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। उनके पास राइट्स है एक्वायर करने का मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। गॉट इट। नाउ व्हाइल आर्टिकल 25 गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल 25 आपको इंडिविजुअल्स की गारंटी राइट्स को गारंटी देता है, बट 26 क्या करता है, आपको कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। ठीक है, जो आपके ग्रुप है पूरे रिलीजन का, उसके ग्रुप के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। नाउ वी आर मूविंग टू फॉरवर्ड फॉर द आर्टिकल 27. what does the article 27 says? That freedom of from taxation for propagation of religion. अब आर्टिकल 27 ये कहता है कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम यूजिंग द पब्लिक मनी कलेक्टेड वाया टैक्स। अब किसी भी टैक्स के द्वारा कोई भी मनी गवर्नमेंट ने कलेक्ट की है तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर सकता है। इट प्रोहिबिट्स नॉट ओनली अ टैक्स नॉट अ फीस। अब आप ये बोलोगे कि आप किसी भी धर्म स्थल पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहां पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, जैसे जिजिया टैक्स था पहले, कि आप इस रिलीजन के नहीं हो तो आपको जिजिया टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पे वहाँ के सिक्योरिटी, वहाँ के खाने पीने सब कुछ मैनेज करने के लिए कुछ फीस, मिनिमल फीस रखी जाती है उस मंदिर या फिर उस मस्जिद या किसी के भी द्वारा। तो उस केस में यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 27 टैक्स को प्रोहिबिट करता है, ना कि फीस को। नाउ आर्टिकल 28 दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब आपके पास राइट्स है कि आप क्या बिलीफ है आपका, वो नहीं है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, तो आपके ऊपर कोई थोपा नहीं जाएगा कि आपको ये करना ही है फॉलो। अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन और आउट ऑफ स्टेट फंड्स। गॉट इट। कि आर्टिकल 28 ये कहता है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि पूरी तरह से या फिर आधे तरीके से स्टेट के फंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेट आपने वर्ड अभी समझ लिया था, आर्टिकल 12 में पूरी डेफिनेशन है उसकी। नाउ हाउएवर दिस डजंट अप्लाई टू institutions administered by the state but established under a trust requiring religious instructions. However, this doesn't apply to institution administered by the state but established under a किसी ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट क्या है, किसी रिलीजियस का, रिलीजियस कम्युनिटी का है, उसको ही प्रमोट करता है, उसके ट्रस्टी के द्वारा उन्होंने ही फंड कर रखा है पूरा। तो वहां पे दे सकते हैं, ठीक है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। In institutions recognized by the state or receiving aid, no person shall be required to attend any religious instruction or worship without their consent. मतलब अगर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ भी रिलीजियस ऐसा सुबह या मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह, इवनिंग प्रेयर वगैरह होता है, तो वो आपको कंपलसरी नहीं है अटेंड करने के लिए। ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा इस चीज के लिए। नाउ वी आर कमिंग थ्रूआउट द आर्टिकल 29 to 30 दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
So this is the Article 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और माइनॉरिटीज वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डेफिनेशन ही नहीं दिया कि माइनॉरिटी होता क्या है। गॉट इट? एज यूजुअल आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, फोकस ऑन दिस वर्ड, section of the citizen, distinct language, script or admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund on ground only of religion only। माइनॉरिटी यहाँ पे क्या बोला आर्टिकल 29, सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन बोल रहा है तो वो माइनॉरिटी भी हो सकता है और मेजॉरिटी भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की बात करता है। गॉट माई पॉइंट? ओके। नाउ आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो रिलीजियस माइनॉरिटी उनको भी और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज है उनको। However, the Supreme Court held that the scope is not necessarily restricted to the minorities as the use of word section of citizens, और वहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर वे में any section of citizens, तो वहां पे आपको minority भी है as well as the majority। Now we are moving towards the Article 30 that says that rights of minority to establish and administer educational institutions। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को पावर देता है कि वो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कैसी भी माइनॉरिटी हो वो स्टैब्लिश कर सकती है एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वो बना सकती है। वो भले ही अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हो, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, कुछ भी प्रमोट करने के लिए हो, वो अगर चाहे तो माइनॉरिटी बना सकती है। द स्टेट shall नॉट इन ग्रांटिंग एड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द माइनॉरिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आप एड देने के समय, कुछ पैसे फंड करते समय आप कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे कि आप इस वाले रिलीजन के लोगों को ज्यादा दे रहे हो, इसको कम दे रहे हो। द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप you all remember what I said earlier। minority educational institutions are of three type। पहला, जो कि रिकॉग्निशन और पैसे दोनों उसको कौन देता है? स्टेट देता है। ऐसे इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्निशन तो स्टेट से लेता है, पैसे खुद देता है। ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि ना रिकॉग्निशन लेता है ना ही एड लेता है स्टेट से। द फर्स्ट टू आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड सिलेबस एटसेट्रा, जो उसको स्टेट के एकेडमिक्स स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सिलेबस रखना पड़ेगा वही सेम। वाइल जो तीसरा वाला है वो फ्री है, वो कुछ भी एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू जनरल लॉज। अब वो फ्री है अपने अफेयर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, बट इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि वो लॉ के ऊपर आ चुके हैं तो लॉ के अंदर ही रह के उसको करना पड़ेगा, बाकी पब्लिक को कोई इससे हार्म नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज द आर्टिकल 32। इसमें बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, आपको नोट करना चाहिए, जो आपके राइटिंग के सेक्शन में बहुत काम आएगा। अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ राइट इज मीनिंगलेस विदाउट एन इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर एनफोर्समेंट। राइट्स वैसे बहुत से मिल सकते थे आपको, बट उस राइट का कोई मतलब ही नहीं होता अगर उस राइट को खुद प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो आर्टिकल 32 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बाकी के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया? आर्टिकल 32 को। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 को बेसिक फीचर का पार्ट बताया है। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको वायलेट या इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, ये आपका बेसिक पिलर है आपके घर का। Now, right to constitutional remedies, Article 32. Article 32 contains the following four provisions. The right to move, अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फंडामेंटल अगर आपका वायलेट होता है तो, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 32, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट शेल हैव द पावर टू इशू, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने के लिए। और रिट्स क्या होते हैं? हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुराई और क्यू वारंट। अब इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद ही है। नाउ पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू अदर डायरेक्शन। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो किसी भी दूसरे कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि आप भी रिट इशू करिए। अभी जो पावर है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास 32 और इसके पास 226। ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया आपका हाई कोर्ट। अब पार्लियामेंट के पास, किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को भी डायरेक्शन दे सकता है कि वो भी रिट इशू कर सकते हैं कंट्री के अंदर। कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड। राइट टू मूव द, अब सुप्रीम कोर्ट जाने का जो राइट है ना आपका, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बस वो अलग केस है, अपने कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, जो किसने कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 359। ओके।
द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि डिफेंडर और गारंटर हमारे सुप्रीम कोर्ट है किसका, फंडामेंटल राइट का। इसकी पावर ओरिजिनल है। ओरिजिनल पावर क्या होता है कि आप ना इसके पास डायरेक्ट आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये केस इसके पास रेफर होके आया या फिर नीचे कोर्ट से होते हुए इसके पास आया, इसके पास डायरेक्ट आया, तो इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इस केस की। वाइल एग्रीवेट, और इसका ना बहुत वाइड है बिकॉज ये सिर्फ ऑर्डर्स देने के लिए नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ना रेट भी इशू कर सकता है। अब जुरिस्डिक्शन जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है रेट इशू करने का, फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट का भी है। कौन से आर्टिकल के अंडर? दैट इज आर्टिकल 226। स्मार्ट लोगों ने पकड़ लिया होगा, यहीं पे लिखा हुआ है ये चीज। However, the Supreme Court has ruled that where relief through the High Court is available, अब आप ऐसे स्टेट में रह रहे हो ना जहाँ पे आपके पास हाई कोर्ट है बट सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है, तो आप ये नहीं करोगे कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट ही जाके भीड़ लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट वहां पे डायरेक्शन दे सकता है आपको कि आप एक बार हाई कोर्ट से मिल लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वर्डन है पहले से ही, तो वो पहले उनको मैनेज करेगा। गॉट इट? ओके। अब रिट्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ स्कोप। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू 5 टाइप ऑफ रिट। कितने टाइप ऑफ रिट? 5 टाइप्स। दीज रिट्स आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। ये कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लिश लॉ से। और इंग्लिश लॉ में इसको क्या बोला जाता है? प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव मतलब क्या होता है? कि स्पेशल टाइप का राइट। ओके, अब 5 टाइप के रिट से पढ़ते हैं। तो वेरी फर्स्ट, हेबियस कॉर्पस, अ लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। अब मैंने इसको बहुत अच्छे पॉइंट से इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो प्लीज से इस तरीके से ही पढ़ना। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। अब आपको अगर लगता है कि आपको गलत तरीके से डिटेन किया गया आपके फैमिली मेंबर या किसी को भी, तो आप हिबियस कॉर्पस का रिट सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हो। और आप बोल सकते हो कि मुझे उस पर्सन की बॉडी देखनी है। ऑब्वियसली बात है, जिंदा या कैसा भी हो, बट उसकी बॉडी देखनी है कि वो किस हालत में है, कैसा है। ये रिट एक बुलवार्क है, एक सेफ्टी वॉल है ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। कोई किसी को गलत तरीके से नहीं पकड़ सकता है। आप रेट इशू करोगे बट सुप्रीम कोर्ट ना इसके पीछे चेक करेगा कि उसको डिटेन किया क्यों गया है। अगर उसका डिटेन करने का रीजन बहुत ही लीगल था और पूरे प्रूफ है, तब तो आपका ये रिट नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये किसके खिलाफ इशू होता है? इशू अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज के तरफ भी कर सकते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी। अब नाउ लिमिटेशंस। इट इज नॉट इशूड वेयर, सॉरी फॉर द डिसरप्शन। सो ओके, नो लिमिटेशंस क्या है? इट इज नॉट इशूड वेयर द डिटेंशन इज लॉफुल। अब कोई डिटेंशन लॉफुल है तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि अ, उसको भी हेबियस कॉर्पस लगाओ, उसको बॉडी को लेके। और नहीं भाई, वहां पे लॉ एकदम बिल्कुल ही फुल प्रूफ था, वहां पे प्रॉपर प्रॉपर प्रूफ दिए गए हैं। ओके, सो अगला हम अपने रिट के बारे में आते हैं जो कि है मैंडेमस। मैंडेमस का सिंपल सा मतलब है क्या? वी कमांड। पर्पस क्या है इसका? एक पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड टू रिफ्यूज टू परफॉर्म। अब कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो उस पर मैंडेमस लगा के पब्लिक ऑफिस में बोला जा सकता है कि आप ये काम करो, हम आपको कमांड देते हैं। बट वो जिसको आप बोलोगे ना, वहां पे वो क्या होना चाहिए? It cannot be issued against a private individual body to enforce a departmental instruction that does not possess a statutory force। क्या मतलब समझ में आया इसको? इसका मतलब ये है कि ये किसी इंडिविजुअल बॉडी के या फिर डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन पे नहीं, डिपार्टमेंट को नहीं बताया जाएगा कि आप ये मेंडेमस लगा के आप ये काम करो वो काम करो। वो आपका इंडस्ट्री लॉ होगा, वो आपकी कंपनी का लॉ होगा, उसके उसको फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब नाउ यहाँ पे पर्पस क्या है कि पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, इन किसी के भी खिलाफ किसी के भी अगेंस्ट इसको लगाया जा सकता है। अब कुछ एक्सेप्शन भी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप मैंडेमस लगा के नहीं बोलोगे भाई ये काम करके दो। स्टेट गवर्नर को नहीं बोलोगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं बोलोगे जो कि जुडिशियल कैपेसिटी में भी एक्टिंग पे है वो, ठीक है। नाउ मीनिंग क्या है प्रोहिबिशन का? थर्ड वाला प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, सबसे इजी टू फॉरबिड, मना करना। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल, इन सब के ऊपर लगाया जाता है बस। तो ये जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है।
हाँ मतलब सिंपल सा है कि कोई भी गलत अपना पावर का यूज मिसयूज ना करते, इसके लिए प्रोहिबिशन लगाया जाता है हायर कोर्ट का लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। नाउ है, इट मीन्स दैट टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। What does the mean of certiorari? That is to be certified or to be informed. अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। It is issued by a high court to a lower court or tribunal. Either या तो उनको बोला जाएगा कि आप केस हमारे पास ट्रांसफर करो, या फिर उनको बोला जाएगा कि जो आपने ऑर्डर दिया है उसको स्क्वैश करो, उसको खत्म करो उस ऑर्डर को। प्रोहिबिशन में क्या था, उसको रोक देगा। इसमें क्या है, प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंट तो कर ही सकता है कि भाई इसको इसको रोक दो, अब क्योर भी कर सकता है। क्योर कैसे, कि तुमने जो जजमेंट दिया है केस मेरे पास भेजो, मैं इसको अच्छे से पढ़ के क्योर करके अच्छे से बताऊंगा, या तुम गलत डिसीजन ले ही ना लो इसलिए पहले ही मैं अपने पास बुला लूंगा, तो उसका क्योर मिल जाएगा। ठीक है। अब नाउ इशूड किसके अगेंस्ट किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अलाउड सर्चराई टू बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी। इनके खिलाफ तो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि आप प्राइवेट बॉडी को नहीं बोल सकते हो ना कि आपकी कंपनी का जो काम है लाओ हमें दो, हम करके देंगे, ऐसा नहीं होता है। नाउ कियो वरंतो, कियो वरंतो क्यों, किस हक से, कियो वरंतो, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो। ये इशू किया जाता है बाय द कोर्ट टू इंक्वायर अबाउट द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। में कोई पर्सन है तो उसने कोई एक्शन लिया है, तो वहां पे क्यो वरंतो लगाया जाता है, रिट पता करने के लिए कि उसकी लीगैलिटी क्या है उस पर्सन की, वो उसका हक है भी कि या नहीं, उसके पास ये अथॉरिटी है, उसके पास पावर है या नहीं। टू चेक दिस थिंग यू हैव टू पुट द क्यो वरंतो। कंडीशन क्या है, द रिट कैन बी इशूड ओनली इन द केस ऑफ अ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस। मतलब कोई ऐसे लेवल पे ऑफिस या फिर ऐसा लेवल का स्टाफ ना जो थोड़ी पावर रखता है और परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए। कोई टेम्पररी बेस का पर्सन अगर कोई जॉब पे है, किसी पोस्ट पे है, तो आप उस पर नहीं लगा सकते हो कि ओवरऑन, तो वो परमानेंट कैरेक्टर होना चाहिए। कौन लगा सकता है? बाकी के चार रेट की तरह नहीं है ये कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन लगा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एग्री पर्सन। कोई गलत काम कर रहा है तो ये चार लोग अगर बैठे हुए हैं ना, और तीसरा लोग कोई पीड़ित है, उसमें से चार में से कोई एक भी, पांचवा बंदा आके लगा सकता है क्यों वरन, कि इसके साथ गलत हो रहा है। यू नो हाउ पावरफुल दिस रिट इज। ओके, अब आ जाते हैं आर्म फोर्सेस पे। आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री। अब वही वाली बात है ना कि आर्म फोर्सेस के बंदों को आप फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से नहीं दे सकते हो, आप उनको राइट टू स्पीच की परमिशन नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि उनके पास बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, उनके पास क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो है ही, प्लस उनके पास ऐसी सी न्यूज़ या ऐसी सी डिफेंस की चीज़ें होती है जो आपका कंट्री के इंटरनल मैटर की बात होती है और वो कंट्री को अफेक्ट कर सकती है, तो इसकी वजह से उनको राइट टू स्पीक नहीं दे सकते। आपको अगर ड्यूटी ऐसे टेरेन पे करनी है जहाँ पे राइट टू लाइफ, आपका राइट टू लिबर्टी आपका वेस्ट हो रहा है, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, तो आप उसके लिए नहीं जा सकते हो कि मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। इट्स अबाउट द कंट्री डिग्निटी। तो वहां पे आप इसके लिए क्या कर सकते हो, वहां पे लिमिटेशंस ला सकता है सुप्रीम कोर्ट। द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, इसमें कौन आते हैं? आपके वॉरियर्स तो आएंगे ही, साथ में जो आपके कुक, बार्बर, कारपेंटर, छोटे से छोटा जो भी डिफेंस में आ गया वो सब के सब इसके अंडर आएंगे। नाउ मार्शल लॉ, अब मार्शल लॉ को फिर से डिफाइन ही नहीं किया गया है सुप्रीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या है मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 प्रोवाइड करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ अगर फोर्स में है, तो उस टाइम पे मार्शल लॉ होने की वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। मार्शल लॉ का मतलब हम वही नॉर्मली जो समझते आए हैं, जो लिटरली मीनिंग है वो ये है, मिलिट्री का रूल आ गया है। उस केस में जब मिलिट्री रूल होगा तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टाफ, गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर वापस अपने काम पे आया है, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट उनको इंडेमनीफाई, मतलब उनको प्राइज से नवाजा जा सकता है, उनको गिफ्ट दिया जा सकता है इस चीज के लिए। इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 35। नाउ Article 35 lays down that the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament, not in the state legislature. Got it? सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। फंडामेंटल राइट एक तरीके से आपका यूनियन लिस्ट में आ गया ना, कि आपको पूरी कंट्री के में वो इम्प्लीमेंट होगा, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। दिस प्रोविजन एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया। दिस इंक्लूड द पावर टू मेक फॉर
प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बोल रहे हो कि यहाँ का डोमिसाइल होना जरूरी है, तो ये पावर किसके पास है? सॉरी, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अगला, एम्पावर करना है कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के अलावा रिट इशू करो। ये कौन इशू बोल सकता है? पार्लियामेंट बोल सकता है कि हम दूसरे कोर्ट, लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल्स को हम ये पावर देते हैं कि वो रिट इशू करें। आर्टिकल 33, दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू आर्म फोर्सेज। चौथी सलाह वही है, इंडेमनीफाई करना पर्सन को। प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर एक्ट्स एज ऑफेंस अंडर फंडामेंटल राइट्स सच एज अनटचेबिलिटी। इनको बारे में जो भी पनिशमेंट दिया जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका पार्लियामेंट, क्योंकि ये ऐसा लॉ है जो थ्रू आउट द यूनियन आपका पूरा कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा। Now present position क्या है राइट टू प्रॉपर्टी? अब राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f)। 7 फंडामेंटल राइट थे पहले। अब एक को उसमें से बेचारे को बाहर कर दिया गया, उसको भेज दिया गया जाओ दूसरी जगह जाओ, तो आर्टिकल 300A में आ गया, जो कहाँ पे है? पार्ट 12 में है। और ये किस वजह से किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसको उठाया, बोला चल भाई बाहर निकल, वो बाहर गया, 300A में रूम खाली था, वहां जाके बैठ गया वो। तो अब इससे क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट की लिस्ट से कोई जैसे ही बाहर हो जाता है, तो आपके पास जो पावर थी ना कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो पावर आपसे छीन जाती है, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट में है कि आप डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। नाउ इम्प्लीकेशंस क्या है इस चेंज के? वही जो मैंने बताया, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है, अब कोई फंडामेंटल राइट नहीं रहा। ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू भी इसको चेंज किया जा सकता है, इसके लिए अमेंडमेंट लाने की कोई जरूरत नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। अगर कुछ भी पार्लियामेंट इसमें लॉ ला के हटाता है तो वहां पे प्रोटेक्शन नहीं देगा आपको। और एग्री पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। गॉट इट? अब कोई गारंटी नहीं है कि कंपनसेट, अगर कोई मान लो माइनॉरिटी की कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे तो कंपनसेट मिलेगा। और अगर कोई इंसान के पास जमीन एक एग्रीकल्चरल लिमिट जितनी लैंड की रखी गई है उतनी ही है तो उसको भी कंपनसेट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब आर्टिकल 31A क्या कहता है कि 5 कैटेगरी ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 5 लॉ ऐसे हैं जो 14 और 19 को अगर वायलेट कर भी रहे हैं ना तो उनको करने दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई गलत चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर 31A ये कहता है कि 14 और 19 अगर वायलेट भी हो रहा तो कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चरल, लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंक्लूड द एक्विजिशन ऑफ द स्टेट्स बाय द स्टेट, स्टेट जब एक्वायर करता है। आर्टिकल 31B ये कहता है कि नाइन्थ शेड्यूल एक ऐसा मैजिक बॉक्स है, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी हम लॉ नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाल देंगे वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं होगा, उसको हम सुप्रीम कोर्ट उसको देख नहीं सकता है आके कि उसके अंदर क्या है। बट लोगों को जब ये फील हुआ कि यार ये चीज तो बहुत गलत है, इसमें तो कोई सा भी लॉ डाला जा सकता है, और उसको जुडिशियल रिव्यू से अगर बाहर कर देंगे तो उस लॉ को देखने वाला, उसको करेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं फिर। तो आयर कोहेलो केस में क्या होता है, 2007 में ये बोला गया कि अप्रैल 24 1973, अप्रैल 24 1973 के बाद जितने भी लॉ को नाइन्थ शेड्यूल में डाला गया है वो सब के सब आपके जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, बशर्ते उसने आपके आर्टिकल 15 19 वो 14 15 19 21 या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया है, तो आपका ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। अब आर्टिकल 31C क्या कहता है कि 39B और 39C दैट इज द पार्ट ऑफ DPSP, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 14 और 19 वायलेट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलता है इतना। आगे DPSP में पढ़ेंगे अब 39B और 39C क्या है। अब कुछ भी चीज आए उसके क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग होंगे जो क्रिटिसिज्म भी निकालेंगे, कुछ लोग होंगे जो उसकी पॉजिटिविटी भी निकालेंगे। क्रिटिसिज्म ये बताएगा कि लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है, कोई इकोनॉमिक और सोशल राइट नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल राइट है बस। पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मार्शल लॉ, इन सब की कोई डेफिनेशन ही नहीं दी गई है। परमानेंसी नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है, कभी भी उसको हटाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। एक्सपेंसिव रेमेडी, अगर किसी का गलत भी हो गया तो जुडिशियली में बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा उसको ये सब काम करना। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, किसी को पहले ही पकड़ के रख लिया अपने पास कि उसको भाई अब वो ऐसे में किसी को भी रख सकते हैं अपने पास पकड़ के। कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है, मतलब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि चैप्टर इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी कंसिस्टेंट फिलोसफिकल प्रिंसिपल। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिंपल सी बात है, तो आप सबको पता होगा, बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, द फैसिलिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ कहाँ का था ये बताना आप। दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन, दे स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन स्टेट, दे चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब करता है।
अब सिंपल ये है आगे कि आर्टिकल ऐसे भी हैं पार्ट 3 के बाहर, जो मैग्ना कार्टा के बाहर भी ऐसे कुछ राइट्स हैं जो आपके जैसे फंडामेंटल राइट आपकी देखभाल करता है, आपकी केयर करता है, तो वो कुछ लॉ है। वैसे ही थर्ड पार्ट के बाहर भी कुछ ऐसे लॉ हैं, जैसे कि कोई भी टैक्स अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई और कलेक्ट नहीं करेगा, जो कहता है आर्टिकल 265 टू 65, दैट इज ऑफ द पार्ट 12। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वही आर्टिकल 300A पार्ट 12। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी शैल बी फ्री। एक ही इंडिया में अलग टेरिटरी, अगर एक दूसरे टेरिटरी के अंदर बाहर जाने से आपका कोई भी कॉमर्स ट्रेड करोगे तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, वो फ्री है। वाइल दीज राइट्स आर नॉट जस्टिसेबल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो डायरेक्ट, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा आर्टिकल 226 के तहत। अच्छा, एक और आया था कि, हाँ नहीं, वो आगे वाले पार्ट में है, चलो। So it was the end of the fundamental right. I hope you all felt very good after reading this thing, and you have successfully understood all the part of the fundamental right. So it was all about the fundamental right. Till then, take care of yourself, take care of your family. Signing off. Jai Hind.